नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569060897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम जो एपीएस की पेड क्विज को देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में, अगला वीडियो कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए हमारे ग्रुप्स भी लगातार चल रहे हैं। आप पूरी तैयारी के लिए एडमिशन ले सकते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के पूछा गया है, वॉर एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत के एक पूर्व आईएफएस ऑफिसर है ना, इंडियन फॉरेन सर्विस रहे थे, जो है चंद्रशेखर दास गुप्ता, इनकी पुस्तक है। हाल ही में किस भारतीय ने बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को मिशेल बैटिस अवार्ड 2023 जीता है? तो जुलाई 2023 में भारत के ही एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी में देखिए, जगदीश एस बाकन, ठीक है, इनको दिया गया है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में इनके काफ़ी जो योगदान रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हुए मिशेल बैटिस अवार्ड जो है इसको दिया गया है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम जो है एक ऐसा समूह है शहरों का, एक ग्लोबल नेटवर्क कह सकते हैं इसको, जो कि ऐसे शहर इसमें शामिल होते हैं, या मतलब जो काफ़ी फेमस सिटीज़ हैं तो ऐसे शहर इसमें शामिल किए गए हैं जो कि रिसर्च और कह लीजिए कुछ इंटेलिजेंस है ना, इन सब को यूज़ करके आने वाले जो कह लीजिए हमारे फ्यूचर की प्रॉस्पेरिटी है, कल्चरल प्रॉस्पेरिटी कह सकते हैं, उसमें इनका अभी की जो रिसर्च और इंटेलिजेंस इस तरह की चीज़ें, इसका क्या रोल हो सकता है, उसमें ये जो समूह है ना, वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम, ये कार्य करता है। तो उसी क्रम में जुलाई 2023 में भारत की तरफ से बेंगलोर को शामिल किया गया है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। कुछ कंप्यूटर नेटवर्क्स लिखे हुए हैं और कौन सा युग्म गलत है ये पूछा गया है। तो लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? केव टेम्पल कह सकते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट जो है ये आपका एलोरा में कैलासा टेम्पल, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसको चुनेंगे। अच्छा, किस राज्य में है ये कोई बताएगा? कॉमेंट करके बताइए जरा। मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, काफ़ी प्राचीन पुस्तकें भी अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उसी क्रम में से मेघदूत, जैसे मालविकाग्निमित्र, ये सब काफ़ी पॉपुलर पुस्तकें हैं कालिदास की, ठीक है। क्वीन ऑफ डेक्कन, डेक्कन प्लेटू के बारे में आप पढ़ते हैं, हमारा जो वेस्टर्न इंडिया का भाग है, ठीक है, जहाँ पे मुख्य रूप से काली मृदा, जिसको रेगुर कहते हैं, वो पाई जाती है, ठीक है। तो इसी क्षेत्र के एक शहर को क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। कौन सा शहर है वो? पुणे। 31 मई 2023 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राष्ट्रीय अभियान जिसका नाम है व्यसन मुक्त अमृतकाल, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है ना, इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है ये बताना है। तो बद्रीनाथ की जो लोकेशन है ये देखेंगे हमारा गढ़वाल हिमालय का जो भाग है उससे संबंधित है, ये इसको ध्यान रखना है। और जो नदी हमारी है वो है अलकनंदा, ठीक, ऑप्शन सी। हाल ही में उरुग्वे ने किस देश को हरा करके पहली बार अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल जीता है? ठीक है, तो जैसे फीफा विश्व कप होता है तो वैसे जो अंडर 20 प्लेयर्स हैं है ना, एज वाइज, उनका भी विश्व कप होता है। तो यहाँ पे उरुग्वे को हरा करके पहली बार जीता है इटली ने। अभी देखिए कालिदास के बारे में हमने पुस्तक देखी थी, अब हर्षचरित के लेखक कौन है? ये पुस्तक है काफ़ी पॉपुलर, तो जो है संस्कृत की एक पुस्तक ये भी है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई, लगभग 7th सेंचुरी AD में। निम्नलिखित में से पैन किसका संक्षिप्त रूप है? ठीक है, जो पैन कार्ड आप लोग बनवाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? परमानेंट अकाउंट नंबर। चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में अवार्ड जीता है? तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो
4th एडिशन जो हुआ है हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल का, ये कहाँ पर हुआ? जिनीवा में, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पे इंडियन फिल्म मेकर हैं वंदिता सरजिया करके, ठीक है, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, है ना, तो इस पुस्तक ये डॉक्यूमेंट्री ने जीता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, ठीक है। तो जैसे एक तो पेंशन होती है सेवानिवृत्ति के बाद, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे जो पद्म पुरस्कार हमारे होते हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, है ना, और पद्म भूषण, ये सब हो गए, तो इनको अनाउंस किया था ये यहाँ पे हरियाणा की सरकार ने, ठीक है। अमाउंट ध्यान रखिएगा, 10,000 रुपये जो है वो दिया जाएगा। अगला है, मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी रचना है? तो एक इस तरह की चीज़ें भी कई बार अक्सर पूछ ली जाती हैं। बहुत ही फेमस जो एक हमारे हुए राइटर विलियम शेक्सपियर, ठीक है, इनकी पुस्तक है, ऑप्शन सी। एनपीए का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो लोन वगैरह लोग लेते हैं तो जैसे 90 दिन से ज़्यादा ओल्डर हो जाता है, लौटाने की अवधि से ज़्यादा, है ना, तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के बारे में पूछा गया, किसने लिखा है इसको? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किसको रिप्लेस किया इसने? प्लानिंग कमीशन को। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है 12वां एक्वेरियन, ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये जो है यहाँ उत्तराखंड में जून 2023 में ही उत्तराखंड के चौबटिया नामक स्थान पे जो है ये हुआ। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। इन ऑप्शंस में कुछ फेमस कृतियाँ लिखी हुई हैं, तो पूछा यह गया है कि कौन सी वह रचना है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, ठीक है। तो चित्रा, कोर्ट डांसर, गीतांजलि, ये सब प्रमुख रचनाएं इनकी हैं। कपाल कुंडल जो लिखा हुआ है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। तो सारे ऑप्शंस को ध्यान रखेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी ये बताना है। तो ये जो है 1927। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो ओलंपिक्स में भारतीय टीम शामिल हुई सबसे पहली बार, जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, तो आज़ादी के पहले जो ब्रिटिश टीम थी 1900 वर्ष में जो ओलंपिक्स हुए उसमें शामिल हो चुकी थी, तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखना है। 13 जून 2023 को यहाँ पे SWC प्रोजेक्ट एक है भारत सरकार का चल रहा है, उसमें 8 जहाज कुल बनाए जाने हैं समुद्री। उसमें से तीसरा जहाज जो है जिसका नाम दिया गया अंजदीप, इसका शुभारंभ किया गया, ये तैयार हो गया था बेसिकली, ठीक है। तो इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है ये बताना है। तो शिप का नाम ध्यान रखना है और प्रोजेक्ट का नाम हो सके तो। बनाने वाली कंपनी जो है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ऑप्शन सी। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। टैक्स आप लोग जीएसटी का देते हैं ना, जैसे कभी कुछ सामान खरीदते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी होता है फुटबॉल के लिए, ठीक है, और ये सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था 1941 से, इसको ध्यान रख सकते हैं। खून दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, ठीक है। गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन, ठीक है। ये पूरा एक थीम है किसका? विश्व रक्तदाता दिवस 2023 का। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो ये कब मनाते हैं प्रतिवर्ष? तो 14 जून। पंकज आडवाणी का जो है किस खेल से संबंध है? काफ़ी फेमस है कि भारतीय प्लेयर हैं ये, किसके? स्नूकर कह लीजिए, है ना, ऑप्शन फर्स्ट। फिजिक्स में सापेक्षता का सिद्धांत जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है, ठीक है, तो ये इसमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था ये पूछा गया है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है इनकी जो एक जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी थी और स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको इंटर रिलेट करते हुए इसके बारे में बताया था, ठीक। 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन किस स्थान में प्रस्तावित है? तो जैसे अभी 2020 में लास्ट हमारे ओलंपिक गेम्स हुए, कोरोना के कारण जो है वो 2020 में नहीं हुआ था, फिर अगले साल हुआ, तो वो हुआ था जापान में, ठीक है, टोक्यो। और 24 में जो होगा वो पेरिस, फ्रांस। ऐतरेय और कौशितकी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है।
तो जो हमारे वेदास हैं 4 मुख्य रूप से, तो उनको फर्दर कह लीजिए डिटेलिंग करते हुए कुछ अन्य ग्रंथों की रचना हुई है, ब्राह्मण जिनको कहा जाता है। तो उसी में से जो यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, ये हमारे सबसे जो प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उससे संबंधित है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। वॉर एंड पीस नामक पुस्तक इसमें से किसने लिखी है? तो इनके लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। अगला है पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो का जो गेम होता है, आप देखते हैं ना, स्टिक और बॉल से खेला जाता है काफ़ी वास्ट ग्राउंड पे। तो एक टीम में जो है 4 प्लेयर होते हैं। ठीक। मध्यकालीन एक ट्रैवलर इब्न बतूता के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी किताबुल रहला। ठीक है। तो पूछा गया है कि किस भाषा में लिखी गई? तो अरबिक में लिखी गई थी। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जनवरी में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण हुआ है, इसको ध्यान रखना है, और मध्य प्रदेश के जो है भोपाल में। ठीक है, हाँ, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कुछ यहाँ पे फेमस इंस्क्रिप्शंस हैं जो स्थित हैं प्राचीन, और किस शासक से संबंधित हैं या किन के बारे में सूचना मिलती है वहाँ से। तो मध्य प्रदेश में मंदसौर इंस्क्रिप्शन जो है, इससे सूचना मिलती है यशोधर्मन के बारे में। ठीक है, संस्कृत भाषा में। तो ये वाला गलत है, अन्य ऑप्शन ठीक है। भारत का पहला निजी बंदरगाह जिसका नाम है पीपा वाव, किस राज्य में स्थित है? तो प्राइवेटली ओन्ड जो पहला हमारा पोर्ट बना वो ये गुजरात में स्थित है। संविधान सभा जब बनी तो उसमें कई सारी छोटी बड़ी समितियां बनी संविधान के कार्यों से संबंधित। ठीक है, या अन्य कार्यों से संबंधित। ठीक है, इनके बारे में आप लिस्टिंग पढ़िएगा। उसी क्रम में से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जो स्टीयरिंग कमेटी थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस वर्ष में MN रॉय के नेतृत्व में ताशकंद कहाँ पे है? रशिया में। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो ये ध्यान रखना है किसने फाउंड किया था। तो MN रॉय काफ़ी फेमस नाम है, और वर्ष हमारा जो है ये है 1920। इसी से संबंधित 1-2 फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि MN रॉय के द्वारा ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो वो वर्ष है 1925। ठीक है, और पहले USSR था, तो उस समय जो ताशकंद है वो USSR या रसिया जो है उसका पार्ट था। अभी वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? तो ये कैपिटल है किसकी? उज्बेकिस्तान की। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। 16 महाजनपदों में कौन सा एक दक्षिण भारत में स्थित था? ठीक है, 16 महाजनपद की लिस्ट आप पढ़ेंगे, उसकी कैपिटल और नाम। ठीक है, और उसी क्रम में अगर हम बात करें तो जैसे वर्तमान का जो हमारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कुछ हिस्सा ये महाराष्ट्र का है ना, तो इन क्षेत्रों में जो हमारा महाजनपद बोला जाता था ये था अशमक। ठीक है, ऑप्शन जो है सी को चुनेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार कि महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित थे, या वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसका जो टोटल क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल के अंतर्गत आते थे। तो इनकी संख्या है 8। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो एविडेंस जो है ना, अर्लीस्ट ह्यूमन फॉसिल्स के रूप में कह लीजिए, जो पहले डिस्कवर हुए, तो अभी 1982 के अराउंड जो मध्य प्रदेश से नर्मदा रिवर जाती है ना, तो वेस्टर्न नर्मदा के भाग में है ना, नर्मदा वैली कह लीजिए, यहाँ से एविडेंसेस जो मिले हैं, तो ये सबसे जो है कह लीजिए मानव के सर्वप्रथम साक्ष्यों में से अर्लीस्ट है। ठीक है, भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब रखा गया था? तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो सरकार के खिलाफ लाया जाता है लोकसभा में। ठीक है, तो सबसे पहले आज़ादी के बाद 1963 में लाया गया था JB कृपलानी के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और अभी जैसे रिसेंटली देखेंगे तो ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ भी आया था लोकसभा में जो है ये अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, और एक विशेषता ये होती है कि इस प्रस्ताव को स्पीकर के द्वारा स्वीकार किए जाने के रूप में जो ये प्रस्ताव है, कम से कम उस लोकसभा के 50 जो मेंबर्स हैं यानी 50 सांसद, उनका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक स्लम है ना, जो झुग्गी झोपड़ी वाली आबादी होती है, बहुत ही कम एरिया में छोटे छोटे घर ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, तो इसकी आबादी वाला जो सर्वाधिक राज्य है वो कौन सा है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। महाराष्ट्र में जो ये धारावी स्लम है, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। हाइडेस्पीस का युद्ध काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, किस नदी के तट पे लड़ा गया था ये पूछा गया है। तो ये वर्तमान जो आप ये जानते हैं झेलम रिवर, ठीक है, पहले इसको किस नाम से जानते थे? वितस्ता। ठीक, तो इसके किनारे लड़ा गया था। एक आदमी इसमें था अलेक्जेंडर, दूसरा पार्टी कौन था इसमें, जरा कमेंट कीजिएगा। तो जैन धर्म के 4 महाव्रत का प्रतिपादन इसमें से
किसने किया था, ठीक है। तो कुल 24 जैन तीर्थंकरों के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक। उसमें से जो है पार्श्वनाथ ऑप्शन बी में जो है, इन्होंने 4 महाव्रत या कह लीजिए जो 4 वर्चूज हैं, ठीक है, उसको बताया पार्श्वनाथ ने। ऑप्शन बी को चुनेंगे। इनके नाम भी ध्यान रख सकते हैं आप, जैसे सत्य, ठीक है, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। पवन ऊर्जा क्षमता में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। साल 2022-23 के दौरान भारत के किन 3 राज्यों का इसमें शीर्ष योगदान रहा भारत में ओवरऑल। तो जून 2023 में जो है पीआईबी ने कुछ आंकड़े रिलीज किए थे, उसमें राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु ये जो है टॉप के 3 स्टेट हैं जिन्होंने जो ये हमारे पवन ऊर्जा क्षमता में भारत को ओवरऑल जो के लिए सप्लाई दी है। तो ये भी ध्यान रखना है। और विश्व में जो है हम ओवरऑल चौथे स्थान पे हैं। इसमें देखें एक छोटा सा कैलकुलेशन है, 6910 को 81 द्वारा विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होता है, ठीक। तो इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। यहाँ पे हम 81 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 85 बार तक जाएगा, ठीक है, और 25 रिमाइंडर बचेगा। ऑप्शन फर्स्ट। 9 और 90 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 8 से भाज्य हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आपने पहले सॉल्व किया होगा। तो देखिए यहाँ पे हम पहले क्या कर लेते हैं, 9 और 90 के बीच ऐसी संख्याएं जो 8 से भाज्य हैं, तो उनकी संख्या क्या होगी। देखिए 9 के बाद यानी कि पहला नंबर होगा 16, फिर 24, फिर 32, ऐसे कर करके 88 तक पहुँचेंगे हम, ठीक है, जो नंबर हमारे 8 से डिविजिबल होंगे 9 और 90 के बीच। तो यहाँ पे आप इनको कुल देखिएगा तो इनकी नंबर की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 10, ठीक। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे क्या, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो 10 हमारे डिजिट हैं, तो 10/2 फिर जो है 2 इंटू यहाँ पे 16 पहला पद प्लस 10-1d में 8। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा टोटल जो है 520। और एवरेज निकालना था तो 10 हमारे पास नंबर है ना, तो 52 आ जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे पूछा गया है। इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में प्लीज़ सॉल्व किया गया, यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया जाता है। 30% छूट पर वस्तु का बिक्री मूल्य 1050 है, ठीक है। तो यदि छूट 15% की है तो बिक्री मूल्य रुपए में क्या होगा। तो 30% की छूट यानी कि 70% है ना, तो मार्क प्राइस हम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 1050 इंटू 100 बॉन में 70, ये आ गया हमारा कितना 1500 रुपये, ठीक। अब कहा गया है कि 15% डिस्काउंट अगर देंगे तो हमारा जो क्या होगा बिक्री का प्राइस होगा कितना हो जाएगा। तो हालांकि ये सॉल्व भी कर लीजिए, ठीक। ये सॉल्व करेंगे आप 1275 आ जाएगा आंसर। एक व्यापारी के पास 630 किलोग्राम चावल थे, उसने इसका एक हिस्सा 15% लाभ और बाकी को 8% लाभ के साथ बेच दिया, ठीक है, ताकि उसे कुल 12% का मुनाफा हो। तो उसने 8% लाभ पर कितना चावल किलोग्राम में बेचा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में बेचा है ना उसने, तो जैसे फर्स्ट सेकंड समझने के लिए हम थोड़ा लिख लेते हैं। तो पहला बेचा उसने 15% के प्रॉफिट पे, दूसरा 8%, तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितना होगा 12%, है ना। तो यहाँ पे ठीक ये हमारा क्या हो जाएगा 12 में 4.5 और 15 12 3, ठीक। तो यहाँ पे ये इफेक्टिव हो जाएगा। इसके हिसाब से देखते हैं तो टोटल यूनिट कितनी हुई 4 और 3 7 यूनिट की हमारी वैल्यू है जो दे रखी है किलोग्राम में 630 किलो, ठीक। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, इसको यहाँ पे करेंगे तो 90, ठीक है, 90 कीजिए। तो पूछा गया है कि उसने 8% लाभ पर कितना चावल किलोग्राम में बेचा था। तो यहाँ पे 8% पे 3 यूनिट यानी कि 9 या 270, ठीक है, 270 kg। ऑप्शन फर्स्ट। दो वर्षों में समान दर पर अर्जित हो सकने वाले साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 4000 और 4180, ठीक है, ये दो हमारे पास वैल्यू है। तो ब्याज दर प्रतिशत में प्रति वर्ष की कितनी ये बतानी है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हमारे पास आ रहा है 4000 और 4180 में 180 का, ठीक है। तो यहाँ पे रेट निकाल लेंगे 180 बटे 1 साल का निकालना है ना, तो 2000 इंटू 100, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 9%, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।
ठीक, इसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है। सारे क्वेश्चंस को जो मैथ के हैं कम से कम इनको सॉल्व किया करिए, और जो चीज़ें डिटेल में थोड़ी बताई गई हों पढ़ने के लिए उसको पढ़ा करें। इसके आगे से अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।